जनाब आ गए आप लोग वापस? हेलो। जी सर, आ गए। अच्छा जी, अभी तो 5 लोग हुए हैं, जी लेकिन सर। बहरहाल हम हैं। जो मैं पहले आपसे बात कर रहा था, मैं वापस जा रहा हूँ। देखिए, वक्त के साथ साथ सेफ्टी स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुए हैं। आपके सामने फिगर्स हैं कि ये तो ईयू की हैं, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन एक चीज तो हमें पता चल रही है ना कि मेजर एक्सीडेंट जो हो रहे हैं गाड़ियों के हो रहे हैं, सेकंड नंबर के ऊपर मोटर बाइक है, और सबसे ज्यादा कैजुअलिटी कौन हो रहा है? पेडिस्ट्रियन हो रहा है। ये तो हमने एक चीज समझ ली ना, चाहे वो यूरोप हो, पाकिस्तान हो। यही आई एम श्योर के ये मोटरसाइकिल वाले यहाँ पे पाकिस्तान में हाई होंगे, लेकिन पेडिस्ट्रियन का यही बेशर होगा कि जैसे भी ये बेचारा वो बता रहा था कि वो बाइक पे आ रहा है और किसी ने मार दिया, उसको जो सफरिंग होती है ना, वो उसका किसी को एहसास नहीं होता है। अमेरिका की सूरत हाल भी हमारे सामने है कि ऑल्दो नंबर ऑफ एक्सीडेंट अगर आप देखें ना, तो 1990 में अगर 45,000 को टच कर रहे थे, तो 2010 में जाके 35,000 हो गई डेथ जो है ना इसके अंदर, किल की जो है ना। लेकिन परसेंटेज आपको देखें, वो गाड़ियों की जो है थोड़ी इन्होंने कम की है, सेफ्टी स्टैंडर्ड बेहतर किए, उसके अंदर उन्होंने एयर बैग्स लगाए, पिछली सीट के ऊपर भी उन्होंने कंपलसरी किया। ये सारी डेवलपमेंट इन 20 सालों में हुई है ना। अब तो कंपलसरी हो गया, पाकिस्तान में भी गाड़ियां ऐसी आ गई हैं कि जिनके अंदर बैक सीट पे जो बैठे होते हैं ना, फ्रंट वालों को तो लगानी होती है बैक सीट वाले के ऊपर, वो गाड़ियां अब डाल रही हैं। तो ये चीजें अब चल रही हैं। यहाँ पे भी पेडिस्टेरियन जो है बेचारा मेजर हुआ है, और मोटरसाइकिल वाले ये यहाँ पे भी इनकी परसेंटेज ज्यादा है। ये हमने देख लिया कि अफ्रीका सबसे हाई है डेथ पर मिलियन के अंदर, अगर हम निकालें रोड सेफ्टी के अंदर। उसके बाद ईस्ट मेडिटेरियन है, वेस्ट पैसिफिक है, ईस्ट एशिया यानी हम जैसे लोग हैं इसके अंदर, और अमेरिका, और सबसे कम जो है यूरोप है इसके अंदर। अब आ जाइए आप कि रोड सेफ्टी है क्या। बात ये है कि आप, आई एम श्योर के आपके बच्चे छोटे होंगे। बच्चे जब छोटे होते हैं फरमाइश करते हैं बाइक लेके आने की। पहले आप उनको 3 पहियों वाली साइकिल ट्राइसाइकिल दिलाते हैं, उसके बाद जब और बड़े होते हैं, आप बाइक के ऊपर 10,000 रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन बच्चे को हेलमेट डालना या उसके जो नी कैप के ऊपर जो एक आते हैं, वो खरीदने की कोई ज़हमत नहीं करता। ये जो है इसको मैं कहता हूँ ना कि फॉल्स इकोनॉमी, पेनी वाइज पाउंड फूलिश, कि आप बच्चे को साइकिल दे के सड़क पे भेज रहे हैं, पार्क में भेज रहे हैं, लेकिन विदाउट हेलमेट और विदाउट नी पैड उसको भेज रहे हैं, तो आप, अल्लाह ना करेगा उसको कोई चोट लगेगी तो उसको तकलीफ होगी, उससे ज़्यादा तकलीफ आपको होगी। जब भी ऐसा कोई काम करना चाहिए ना, रोड सेफ्टी के ऊपर हमें पूरा कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। बच्चे को कभी अकेले सड़क पे, पाकिस्तान में पार्क्स तो है नहीं ना, अगर बच्चा सड़क पे साइकिल चला रहा है, तो वन अडल्ट शुड बी देयर, चाहे वो दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, बीवी हो, अम्मा हो उसकी बच्चे की, बड़ा भाई हो, बाप हो, उसको अकेले ना चलाने दें। बच्चा बच्चा ही होता है, उसके आसाब नहीं होते, कुछ भी गलती कर सकता है। उसको बचाना आपकी ज़िम्मेदारी, उसको गाइड करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अच्छा, अब अगर मुझे नहीं पता कि आप लोग इलाके में देखते नहीं देखते, कोरोना से पहले और ड्यूरिंग कोरोना ये फर्स्ट वेव के अंदर मैंने ये देखा, यहाँ पे ऑब्जर्व किया डिफेंस के अंदर, कि फैमिलीज बाइक के ऊपर आ गई थी। जब ट्रैफिक कंट्रोल था, जगह-जगह रोड चेक लगे हुए थे। ये एक सड़क जो दो दरिया का आपने नाम सुना होगा, उस तरह जो सड़क जारी होती है, वहाँ पे लोग फैमिलीज के साथ बाइक कर रहे होते थे। बाइकिंग का एक ट्रेंड आया था कराची के अंदर, एंड व्हिच इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ ना। आपके, अगर आप बाइकिंग कर रहे हैं, तो आपके तकरीबन जिस्म के सारी मसल्स उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, अगर आप सेफ्टी के साथ आप करें। ये बड़ा अच्छा एक ट्रेंड था। बाइक के ऊपर हो, मोटरसाइकिल के ऊपर हो, ये चीज़ें हेलमेट लाज़मी है। आप खुदा को हाज़िर-नाज़िर जान के बता दीजिए कि आपने कभी, शायद ही कोई शाज़-ओ-नादिर केस के अंदर आपने देखा होगा कि बस जो बाइक चला रहा है राइडर, उसके पीछे जो बैठा हुआ है, दोनों ने हेलमेट लगाया हो। ये आपको नज़र नहीं आता पाकिस्तान के अंदर। हम 2 औरतें तो बिठा लेंगे एक बाइक के ऊपर, 2 बंदे बिठा लेंगे, 3 से 4 बंदे बैठ जाएँगे बाइक के ऊपर, लेकिन हेलमेट किसी के पास नहीं। मुझे दो 2001 में वियतनाम जाने का इत्तेफ़ाक हुआ। मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के पैनल पे था। वहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई, तो मैं हैरान हुआ। पहली दफ़ा मैंने देखा कि बाइक के ऊपर भी लिफ्ट दी जाती है ऑफ़िशियल, मतलब पैसे लेके ना, क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन इतनी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी मज़बूत नहीं थी, तो उन्होंने ये किया कि बाइक वाले को अगर कोई हाथ देगा, वो रोकने पे पाबंद है। हर बाइक वाले के पास एक एक्स्ट्रा हेलमेट होता है। आप बैठ जाएँ, गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किए हुए हैं।
आप इतने किलोमीटर जा रहे हो तो आप उतने पैसे दे के उसको उतर जाओगे आप उसके ऊपर। तो एक तरीके से ये हर बाइक के ऊपर मैंने वहाँ पे 2 हेलमेट देखे, कोई अकेला मुझे नज़र नहीं आया। ये भी मैंने बात की कि रोड सेफ्टी फॉर चिल्ड्रन, बच्चों की अब गाड़ियाँ भी आ गई हैं। बेबी सीट्स होती हैं, वो गाड़ी में आप फिक्स कर देते हैं, उसके ऊपर सीट बेल्ट लगा के बच्चे को बिठाते हैं। ये उसकी सेफ्टी होती है। बच्चा मैंने एक वीडियो देखी थी इंग्लैंड के अंदर जब ये सीट बेल्ट का कानून आया था ना, उस वक़्त उन्होंने यही किया था कि उन्होंने दिखाया कि जी पिछली सीट के ऊपर एक बच्चा जो है बगैर सीट बेल्ट के बैठा हुआ है और उन्होंने दिखाया गाड़ी 30 किलोमीटर के ऊपर चल रही है। बच्चा नहीं था, डॉल थी और उसका वो इम्पैक्ट दिखाते हैं। इम्पैक्ट दिखाते हैं तो बताते हैं कि बच्चा उड़ के कहाँ गया, विंड स्क्रीन से टकराया और गुड़िया का जो हाल होता है ना डॉल का, वो कहते हैं इस डॉल की जगह आपका बच्चा भी हो सकता है। इतने इफेक्टिव ऐड वो बनाते थे ना इंग्लैंड की पुलिस वाले कि आदमी देख के ना जो बच्चे वाले वो काम जाते थे, पहला काम ये करते थे सुबह जाके जो ना बेबी सीट खरीदते थे तो गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट लगवाते थे। ये सारे रोड सेफ्टी साइकिल थे। अब आ जाइए पाकिस्तान की क्या है, ठीक है ना? डब्ल्यूएचओ कहता है कि जी पाकिस्तान में फर्टिलिटीज़ बड़ी हाई है, 180 पर मिलियन पॉपुलेशन। अब मैंने आपको 2 रूल बताए हैं इसके कि एक तो ये है कि 1 बिलियन किलोमीटर जब लोगों ने ट्रैवल किए, उस पे कितनी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं और एक ये पॉपुलेशन के अंदर। अब अगर ये पॉपुलेशन 220 मिलियन ले लें आप, ठीक है ना? तो 180 पर तो नंबर क्या आ जाएगा? आप मल्टीप्लाई कर लें। 22 से मल्टीप्लाई कर लें 180 को, नंबर विल बी समथिंग लाइक दैट। ये नंबर भी मैंने किसी जगह से उठाया, आई डोंट रिमेंबर, मैं आपको रेफरेंस देना भूल गया हूँ उसके अंदर। 2017 के अंदर 27836 कैजुअलिटीज़ हुई पाकिस्तान। 2018 में नंबर बढ़ा है, ठीक है? 50,000 और 54,000 परमानेंट डिसेबिलिटी हैं, ठीक है? 500 बिलियन रुपीज़ वैल्यू लॉस इन मेंटेनेंस वैल्यू। क्या होता है ये लॉस इन मेंटेनेंस वैल्यू क्या है कि आपकी गाड़ी हो गई है, इंश्योरेंस से कवर्ड नहीं, उसको बनवाने का जो खर्चा है। हेल्थ केयर आपके यहाँ है नहीं। आपके बहुत कम लोग हैं, शहरों में तो अब शायद अवेयरनेस आ गई है, या कंपनियाँ जो है अपनी ग्रुप इंश्योरेंस करा देती हैं एम्प्लॉयी की, तो उससे उनको फ़ायदा हो जाता है। लेकिन परमानेंट डिसेबिलिटी की सूरत में ऐसे कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन उनको लेने में इंसान की उम्र गुज़र जाती है, वो नहीं मिलते हैं। जो लेबर काम करते हैं, अगर उनको कोई चोट लग जाए, ये ईओबीआई के तहत वो कवर्ड है, कि अगर आपको वर्क प्लेस के ऊपर कोई इंजरी हो गई, जिसमें आपकी परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है, तो उसके जो है आपको एक प पेंशन फॉर लाइफ मिलनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। ईओबीआई के अपने अस्पताल भी हैं। तो अब ज़रा ये देख लीजिए कि आपके मुल्क की वैल्यू देखिए। अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि पाकिस्तान का बजट जो होता है, जिसमें टैक्स कलेक्शन है, पिछला बजट हमने अनाउंस किया है, कितना है वो, जो टैक्स कलेक्शन करना है हुकूमत पाकिस्तान? जनाब एनी आइडिया? नो सर। तकरीबन 5,200 बिलियन का टारगेट है, जिसमें आप टैक्स कलेक्ट करेंगे, जो आप और मैं टैक्स देते हैं उसके ज़रिए, जो आप पेट्रोल खरीदते हैं, डीज़ल खरीदते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स होता है वो, तकरीबन 1000 बिलियन जो है पेट्रोल इंडस्ट्री दे रही होती है और फिर जो इम्पोर्ट हो रहा होता है, उन सबको मिला के टारगेट जो है 5,200 बिलियन का है। अब आप सोचें कि ऐसे मुल्क के अंदर अगर 500 बिलियन के लॉस हो रहा हो, गाड़ियों के एक्सीडेंट की सूरत में, ये कितना बड़ा अमाउंट है, 10% ऑफ योर रेवेन्यू है। अगर आप इसमें कुछ कमी कर लें, ये गवर्नमेंट को तो नहीं जाएगा, लेकिन मैं अवाम के ऊपर बोझ बता रहा हूँ ज़ाती तौर पे। 70% डेथ जो है ना, वो मोटर बाइकर को इन्वॉल्व कर, और मोटर बाइकर की 80% जान बच सकती है अगर उसने प्रॉपर हेलमेट पहना हुआ है। एक तो हेलमेट होता है ना सेफ्टी हेलमेट साइड का लगा के, सड़कों जब सख्ती होती है ना, तो पीले रंग का हेलमेट नहीं होता सेफ्टी हेलमेट, आप देखते होंगे कराची की सड़कों पर, ये वो चीज़ें हैं जो कि मैंने नहीं देखी, मतलब आपने भी देखी, मैंने भी देखी। हम अगर अपनी आँखें बंद कर लें तो वो अलग बात है। लेकिन दीज़ आर द रियलिटीज़ कि हम 50,000 की बाइक खरीद लेंगे, ₹1000 का हेलमेट खरीदने के लिए हम प्रॉपर हेलमेट खरीदने के लिए तैयार नहीं है। हेलमेट लगाने के लिए तैयार नहीं है। पीछे जो बैठा हुआ है बंदा उसके लिए एक हेलमेट, और उसमें बहुत सारे आर्गुमेंट आते हैं कि जी एक्स्ट्रा हेलमेट लेके कहाँ जाऊँगा, अपने हेलमेट की हिफाज़त करनी मुश्किल होती है, हेलमेट चोरी हो जाते हैं। ये सारे इश्यूज़ अपनी जगह पे हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप
हमदर्द के सिटी कॉम्प्लेक्स में आए ना आप एज ए स्टूडेंट, तो आप देखेंगे नीचे एक पिजन होल बना हुआ है। जैसे ही आप एंटर होते हैं ना, चौकीदार आपका टेम्परेचर चेक करेगा, आप देखेंगे पिजन होल बना हुआ है, और वहां पे लोग जो स्टूडेंट आते हैं वो अपने हेलमेट रखते हैं, वहां से वो हेलमेट गायब नहीं हो सकता। तो ये अगर चीजें हो जाएं, अपने इदारे भी करना शुरू कर दें, तो बहुत कुछ हो जाएगा। अच्छा, ये आखिरी पॉइंट जो है ना, ये मुझे मेरे बेटे ने बताया। मेरा बेटा माशाल्लाह डॉक्टर है और उसने ज़ियाउद्दीन में काम किया, कैजुअल्टी के हाउस जॉब में। उसने मुझे बताया, और ये मैं उसके बाद से बड़ा कायल हो गया हूँ इस बात का। मैं करियर काउंसलिंग के लिए 1-2 लोगों को मैंने कहा भी है कि ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान का हर बच्चा इंजीनियर बने या एमबीए करे या बीबीए करे या पीएचडी करे। अदर प्रोफेशंस भी हैं। अभी जैसे हमदर्द ने एक टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम लॉन्च किया, जो कि पहले डीएई के बाद एक बीटेक और एमटेक हुआ करते थे ना, वो खत्म कर दिए बीएचईसी ने। अब वो टेक्नोलॉजी में बीएस की डिग्री दे रहे हैं। तो उसमें आप इंटर हो या आपने डीएई किया हो, 3 साल वाला डिप्लोमा किया हो, तो आप 4 साल का वो करके आपको बीएस इन टेक्नोलॉजी की डिग्री मिलती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटो, इस तरह की। अ, एम्बुलेंस जो है ना, जुल्म हुआ है। एडी साहब को मैं सलाम भी करता हूँ और उनसे नाराज भी हूँ मैं। एडी साहब ने जो एम्बुलेंस बनाई है ना, वो एम्बुलेंस नहीं है, बॉडी कैरियर है। 60%, 66% डेथ जो होती है ना रोड एक्सीडेंट के बंदे की, जब तक वो अस्पताल पहुंचता है ना, वो डेड ऑन अराइवल होता है, डीओए जिसे कहते हैं। वजह क्या है कि वो एम्बुलेंस जो है ना, उसमें क्या है, एक ऑक्सीजन का मास्क रखा हुआ है, ना उसका ड्राइवर ट्रेंड है, ना कोई अटेंडेंट है उसके अंदर। वो कोई फर्स्ट एड भी नहीं दे सकता, ब्लीडिंग रोकने का कोई इंतजाम भी नहीं होता है। कोई अगर हड्डी टूट गई तो उसको स्प्लिंट, जब हम फर्स्ट एड को शेयर करेंगे ना आपके साथ में, शेयर करूंगा, उसमें आप देखिएगा कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो हम इंसानी जान बचाने के लिए कर सकते हैं, वो नहीं। तो एक यहाँ पे अमन फाउंडेशन आई थी, उसने 30 एम्बुलेंस अपनी लॉन्च की थी, मेरा इत्तेफाक हुआ। एक साहब को, मेरे मोहल्ले में रहते थे, उनकी तबीयत खराब हो गई, घर में कोई मर्द नहीं था। पुरानी बात बता रहा हूँ, 2011-12 की। तो उन खातून ने रिक्वेस्ट की, मैं उनके साथ आगा खान तक गया, तो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। उस अमन फाउंडेशन की जो मैंने देखी, उसका जो स्टाफ था वो बड़ा ट्रेन्ड, उसने ऑक्सीजन लगाई, जो कुछ भी कर सकता था वो। अब ये उस लेवल के तो नहीं होते ना कि प्लाज्मा लगा दें या सलाइन की ड्रिप लगा दें, कोई ड्रिप लगा दें, वो तो उनको नहीं पता होता। लेकिन अगर आप वेस्ट की फिल्में देख लें, उसमें जो आप देख रहे होते हैं ना, एम्बुलेंस का जो स्टाफ होता है कितना ट्रेंड होता है वो। मतलब आधी जान तो वो बचा लेता है। तो अगर हम इस तरह की एम्बुलेंसेस बनाएं कि जिसके अंदर स्टाफ ट्रेंड हो। मैंने अभी ये मिसाल दी थी, मेरे एक अजीज हैं, उनका बच्चा जरा थोड़ा सा स्लो है, तो वो कह रहे थे जी इसको क्या करेगा, ये करेगा। मैंने कहा भाई आपने क्यों फैसला किया हुआ है कि बीबीए करे या इंजीनियर बने? मैंने कहा आप ऐसी किसी फील्ड में इसको डाल दें, कुछ डिप्लोमा करा दें, ये मेडिकल की जो फील्ड है इसके अंदर आप अगर डाल दें। ये नहीं कि बड़ी लोली पेड जॉब है। मुझे पता है कि आजकल इंजीनियर 25,000 30,000 रुपए के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये फील्ड में तो आपको 35 40 50,000 रुपए मिल जाते हैं, अगर आप इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। मैं जानता हूँ, मेरे फादर इन लॉ आखिरी 3 साल जिंदगी के वो बेड पे रहे, तो उनके लिए एक अटेंडेंट रखा हुआ था। दिन में वो लियाकत नेशनल में नौकरी करता था, रात को 9 बजे आता था, सुबह 8 बजे तक वो उनके साथ रहता था, आधा वक्त सोता था। कभी रात को उनको आवाज दी उन्होंने तो उनको उठा के ले गया, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। एंड ही यूज्ड टू गेट 40,000 रुपीज अ मंथ। ये बात बता रहा हूँ आपको, 9-10 की मैं बात बता रहा हूँ। तो ये प्रोफेशन हमारे पास मौजूद है, हम नहीं करते। 1112 की एम्बुलेंस मैंने देखी नहीं, लेकिन सुना मैंने ये है कि उसका स्टाफ ट्रेंड है, कि पंजाब के अंदर 1112 की सर्विस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची के अंदर, चाहे वो ईदी की एम्बुलेंस हो, चाहे वो चीपा की एम्बुलेंस, वो डेड बॉडी कैरियर है। उसके अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और वो आपके लिए और उसके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। अब क्या होता है, देखिए, ये कौमी मिजाज होता है। हमने दुनिया में देखा है कि पुलिस के सायरन बजे, एम्बुलेंस के सायरन बजे, हर आदमी रास्ता छोड़ देता है। बाज मुल्कों में तो एक ट्रैक जो होता है एम्बुलेंस के लिए सड़क पे बनाया जाता है। अगर 4 व्हीकल का ट्रैक है ना, तो एक ट्रैक राइट साइड वाला जो होता है ना, वो मुसाफिरों के लिए नहीं होता। आपका काम राइट शुरू होता है, दूसरे वाले से, तीसरे से चौथे पे होते हैं। राइट वाला ट्रैक पुलिस के लिए और एम्बुलेंस के लिए होता है। मैंने अपनी आंखों से शाहराह फैसल पे देखा हुआ है कि एम्बुलेंस रूटर दे रही है, लोग उसको रास्ता नहीं दे रहे हैं। फिर
ट्रैफिक रुक गया, उस एम्बुलेंस में से एक औरत उतर के जो उसके आगे गाड़ी है उनके जाके हाथ जोड़ रही है कि अल्लाह के वास्ते जगह दे दो, अल्लाह के वास्ते जगह दे दो। मैं एक सवाल करता हूँ, वो शख्स जो आगे गाड़ी में बैठा हुआ है, अगर एक वक्त को वो ये अज्यूम कर ले कि पीछे एम्बुलेंस में उसका भाई है, उसका बाप है, उसकी माँ है, क्या वो उसको जगह देगा, नहीं देगा? लेकिन हम इन चीज़ों को बिल्कुल एक बेहिस कौम के तौर पे हो चुके हैं, हम गुनहगार हो चुके हैं। कोई कुछ कह रहा है, आवाज़ आई है मुझे? कोई साहब अपनी बेगम से खाना तो नहीं माँग रहे, खाने का टाइम हो गया है? हेलो? 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 आवाज़ आ रही है आप लोगों को भाई मेरी? जी जी सर आ रही है। जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है। जी सर, आ रही है। देखें, जी आ सर रही आ है, तो रही है, मुझे नहीं है। देखिए बाज़ औक़ात मैं बड़ी तल्ख़ बातें कर देता हूँ, शायद आपको बुरी लग जाए। देखिए, जब सेकंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई ना, तो उसमें बहुत कुछ दुनिया ने सबक सीखा। एक लीग ऑफ नेशन बनी 1937 के अंदर। उसके बाद उन्होंने एक माहदा किया, 43 कंट्रीज़ ने साइन किया। उन्होंने एक माहदा किया कि भई अगर आइंदा कभी लड़ाई होगी ना, तो हम लोग जो हैं, जिस बिल्डिंग पे, जिस ख़ेमे के ऊपर रेड क्रॉस बना होगा ना, उस पे हम हमला नहीं करेंगे। क्योंकि वहाँ पे मरीज़ होते हैं, उनकी जान का वो होता है, आप बचा रहे होते हैं, नहीं करते। ये मुआहदा चलता रहा। सेकंड वर्ल्ड वॉर में पूरे में इस पे अमल हुआ। अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ ना, बहुत तकलीफ़देह बात है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह बात। 1945 सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने से लेके आज तक कितने साल हो गए? 75 साल हो गए ना, 76वाँ साल चल रहा है ना। दुनिया जी में, सर। पूरी दुनिया में अब तक 8 या 9 एम्बुलेंस ड्राइवर मारे गए हैं। 4 उनमें से अफ्रीका के सिविल वॉर में मारे गए हैं, 2 अंगोला के अंदर, 2 किसी और मुल्क में, रवांडा, बुरुंडी के अंदर एम्बुलेंस वाले 4 मारे गए। आपके शहर कराची को ये फ़ख्र हासिल है कि इस शहर के अंदर 1990 से लेके और 2020 के दरमियान 5 एम्बुलेंस ड्राइवर मर्डर हो चुके। जिस कौम का ये मिज़ाज हो, जिस शहर का ये मिज़ाज हो कि जो बंदा एक मिनिमम वेज पे काम कर रहा होता है, 8,000, 10,000, 12,000 रुपए पे वो काम कर रहा होता है। वो आपके ज़ख्मी को, आपके मुर्दे को ले जाके जो भी आखिरी मंज़िल तक पहुँचा रहा होता है। जो कौम नंबर 1 हो एम्बुलेंस ड्राइवर मारने में, वहाँ पे आप क्या तवक्को करते हैं कि वो माशरा कहाँ खड़ा हुआ है? मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आगे आप खुद लोग खुद समझदार हैं। मैंने कोई सियासत में आने का फ़ैसला नहीं किया है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि मुझे आपसे शेयर करनी है, इसलिए कि हम तो फ़ेल हो गए। हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप लोग को अल्लाह मौका दे तो कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिएगा इस चीज़ को। अच्छा, ये बड़ा मज़ेदार स्टैट्स है। डब्ल्यूएचओ कहता है कि जी डेवलपिंग कंट्रीज़, अच्छा, डेवलप्ड कंट्रीज़ की 2 डेफिनिशन है। हमारे ज़हन में तो ये है ना कि अमेरिका, यूरोप डेवलप्ड कंट्रीज़ है। यही है ना हमारे पास? या जापान डेवलप्ड कंट्रीज़ है, अब चाइना भी डेवलप्ड में आ गया। इसकी 2 डेफिनिशन है कि एक तो जो जी7 के मेंबर हैं वो डेवलप्ड में आते हैं, एक ओईसीडी कहलाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज है, ये 20-22 ममालिक इसके अंदर है। तो लेट्स अज्यूम कि हम पूरे यूरोप के जो 22 ममालिक अब ईसी के मेंबर हैं, 24 ममालिक ईसी के मेंबर हैं, इसमें तो ईस्टर्न यूरोप के भी आ गए हैं, उनको हम डेवलप ले लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका को ले लेते हैं, अमेरिका, कनाडा को ले लेते हैं, स्कैंडिनेविया को ले लेते हैं और ममालिक ले लेते हैं। लेट्स से 50 ममालिक जो है ना वो है। ये स्टेट ये बता रहा है आपको कि दुनिया में जितनी गाड़ियां हैं, 16% जो है ना वो हमारे पास है, हम जैसे मुल्कों के पास है ना, और वेस्टर्न कंट्रीज के पास में 46% व्हीकल्स हैं। लेकिन परसेंटेज आप देखें कि 16% गाड़ियां रखने के बाद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट में वी आर 44%। ठीक है, और उनके पास 46% व्हीकल है, लेकिन उनकी जो डेथ है 16% है। इन टोटल डेथ जो हो रही है ना दुनिया के अंदर 1.25 मिलियन जो हो रही हैं एक साल में, उनमें उनकी रेशियो 16% है। क्या वजह है? एनीबॉडी कि ये कोई मुझे कुछ समझा सके कि ये उल्टा क्यों है? जहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, वहाँ एक्सीडेंट कम हो रहे हैं, जहाँ गाड़ियाँ कम हैं, वहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं।
सर एक तो कानून का मसला कि वो ज़रा लॉ को अच्छी तरह से फ़ॉलो करते हैं और सख्ती बहुत है। अभी भाई मेरा रिसेंटली दुबई से आया था तो कह रहा था कि वहाँ पे उनका जो मेन मतलब जो ज़रा मतलब गवर्नमेंट जो कमाती है वो कमाती है फ़ाइन लगा लगा के मोस्टली जो है मतलब ये कि। और दूसरा ये कि सर वहाँ का मेडिकल भी अच्छा है, कोई एक्सीडेंट हुआ बंदा पहुँच जाए तो कर्ज़ ये है कि वो बच जाता है। लेकिन हमारी एक तो जैसे आपने बता दिया एम्बुलेंस सर्विस ठीक नहीं, फिर दूसरा हॉस्पिटल्स में फिर मैंने सर एक वाक़या देखा था, ये अब्बासी की बात है कि एक बंदे को छिपा वाला लेकर आया था, उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो वो पठान था कोई, तो ग़र्ज़ ये कि उसका कोई वो उसको उर्दू इतनी क्लियर नहीं आती थी उस बंदे को जो है ना, तो उसको ले आया था वो उठा के और ये कि वो उसका इलाज ही नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था इसके पास मतलब सरकारी अस्पताल में भी आपको दवाइयाँ तो अपने पैसों की खरीदनी है, पट्टी खरीद के लानी है, ये लानी है। छिपा वाले ने ला के डाल दिया था और वो फिर उसका ट्रीटमेंट भी नहीं कर रहे थे, तो वालिद साहब थे मेरे, उन्होंने फिर पैसे वगैरह दिए उनको कि भाई इसका इलाज तो करो, ये मर जाएगा। तो देन ये कि फिर उन्होंने उसको पट्टी-वट्टी जो भी है उसके साथ किया। तो सर ये भी एक कल्चर है हमारा कि इस तरह से हो रहा है यहाँ पे। देखें, आप परेशान हो रहे होंगे, ये नंबर जो है ना, कहीं मैं 1.25 कह रहा हूँ, कहीं मैं 1.53 कह रहा हूँ। मेरी मजबूरी है, मुझे जो जहाँ से चीज़ मिली मैंने आपके सामने रिप्रोड्यूस कर दी है। ठीक है ना? कुछ वर्ल्ड बैंक का है, कुछ डब्ल्यूएचओ का है, तो इन नंबर्स पे ना जाइएगा आप कि क्या है। ग्राउंड रियलिटी वही है जो आपने कही है कि लॉ की ओबे द लॉ। वेस्टर्न कंट्रीज में बच्चे को बचपन से इनकलकेट किया जाता है, उसको पेडिस्टेरियन पे रोड क्रॉस करना, उसको 3 साल का बच्चा होता है ना, 4 साल का, 5 साल का जब स्कूल जाता है। मैं हैरान हुआ जब मैं 86 में इंग्लैंड गया, वो दैट वाज़ द कोल्डेस्ट विंटर आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड के अंदर ना, इतनी बर्फ, इतना कि आदमी की हालत खराब हो जाए। मैं उसमें देखता था सुबह जब पैदल जा रहे होते ये क्लास लेने के लिए, तो मैं देखता था कि बूढ़ी-बूढ़ी औरतें जो कि 65 साल, 70 साल की हैं, अपने घर से निकलती थीं, येलो गाउन पहन के स्कूल्स के सामने खड़ी हो जाती थीं। जो बच्चे वालिदैन छोड़ रहे होते वो, या बच्चे जो स्कूल से उतर रहे होते थे, उनको वो प्रॉपर्ली सड़क पार करना सिखाती थीं, जाती थीं, उनको क्रॉस कराती थीं। उसके बाद उन्होंने बैठ के, स्कूल वाले उनके लिए चाय का इंतज़ाम करते थे, बैठ के उन्होंने एक तरीके से उनकी सोशलाइज़िंग भी हो गई, चाय भी पी ली, फिर वो अपने घर चली गईं, 3 घंटे के बाद फिर दोबारा आती थीं, येलो गाउन पहन के बच्चों को दोबारा गाड़ियों में बिठाना, उनको भेजना। ये होता है 3 साल, 4 साल की उम्र जब आप तरबियत करते हैं ना बच्चा, सबकॉन्शियसली वो कभी भी ट्रैफिक की वायलेशन नहीं करेगा वो। उसके दिमाग में बचपन से इनकलकेट हो गई कि मैंने अगर रोड क्रॉस करनी है तो पेडेस्टेरियन से मैंने क्रॉस करनी है। मैं कहीं और से नहीं जाऊँगा। वो ये नहीं होगा कि हसन स्क्वायर के ऊपर मैं देखता हूँ ना कि ऊपर ओवरहेड ब्रिज बना हुआ है और नीचे से लोग निकल के एक हाथ उठाती, चाहे औरत हो मर्द हो, और निकल के चला जाता है। अभी अंडरपास बना है, बड़ी आसानी हो गई है कि जी आप बलोच कॉलोनी से उतरें और सब्जी मंडी पे निकल जाएँ। लेकिन उस अंडरपास पे गाड़ी जब चला रहा होता है मेरा बेटा या मेरा ड्राइवर, दुआएँ मैं माँग रहा होता हूँ। उन पेडेस्टेरियन के लिए जो एक हाथ उठा के जो सड़क के बीच में आ जाते हैं और आपको उनको बचाना होता है। तो ये एक कौमी मिज़ाज है। मैंने पिछली दफ़ा किसी लेक्चर में ये बात कही थी कि जब तक ये कॉन्सेप्ट हो हमारे यहाँ से नहीं निकलेगा कि जी बस ये बेचारा इतनी ज़िंदगी लिखवा के आया था, अल्लाह ने इसकी इतनी लिखी थी ना, उस वक़्त तक हम कभी सेफ्टी कॉन्शियस नहीं हो सकते। ये जो हमारे ब बचपन से इनकलकेट कर गया है, और ये दीन में कहीं नहीं है, थोड़ा बहुत जो मैंने दीन पढ़ा है ना, उसमें ये कहीं नहीं है कि अल्लाह ने एक फिक्स उम्र लिख दी है। मैंने तो जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि आपकी उम्र बढ़ती है। आपको अल्लाह ताला ने एक फिक्स उम्र नहीं दी है कि आपकी उम्र जो है 30 लिख दी है, 50 लिख दी है, 70 लिख दी है, नहीं। एक बैंड है खुदा की तरफ से आपके लिए। आपकी उम्र 50 साल से लेके 75 साल के दरमियान है, ठीक है ना? अल्लाह ने लिख दी है। अगर आप नेकियां करते चले जाएंगे, सदका देंगे, मखलूक के अल्लाह के काम आएंगे, अल्लाह आपकी उम्र में इजाफा करता चला जाएगा। मुझे ये बताइए कि मासूम बच्चा, माँ-बाप की आँख का तारा, किसी वजह से घर से बाहर वो निकल गया खेलने के लिए। एक बच्चा जो 14-15 साल का है, अब्बा की गाड़ी लेके भाग रहा है, उसने उसको उड़ा दिया। मुझे ये बता दें, मैं इस बात को कैसे तस्लीम कर लूँ कि वो बच्चा 2 साल की ज़िंदगी, 2.5 साल की ज़िंदगी लिखवा के लाया। मैं तो उस बात को ये मानता हूँ कि वो माँ-बाप जाहिल हैं, जिन्होंने 14 साल, 15 साल के बच्चे को गाड़ी दी। वो उस बच्चे को भी मैं कसूरवार नहीं, मैं उन माँ-बाप को ज़िम्मेदार ठहराता हूँ जिन्होंने उसको गाड़ी दी।
और जिन्होंने अपना बच्चा खो दिया, उसको अगर आप ये कहेंगे बस जी सब्र करो, ये बच्चा मासूम बच्चा तुम्हें जन्नत में लेके जाएगा। व्हाट नॉनसेंस! मैं तारिक जमील साहब की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन जिस दिन उन्होंने ये एपीएस स्कूल का जो वाक़या हुआ था, उसके बाद उनकी वीडियो आई थी ना, कि ये जो बच्चे गए ना अपने माँ-बाप को जन्नती बना के गए, तो मेरे दिल में उनकी इज़्ज़त कम हो गई थी। किसी का बच्चा चला जाए, आप उसको ये ना कहें, उसको कंडोल करेंगे, हाँ भाई जो कुछ हुआ बुरा हुआ। ये ना कहें कि तुम्हें जन्नती बना गया तुम्हारा बच्चा। ये उसके ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के बराबर है। उन्होंने अपने बच्चे को स्कूल पढ़ने के लिए भेजा था, उसकी डेड बॉडी देखने के लिए नहीं भेजा था उन्होंने। बात ये है कि जब तक आप सेफ्टी का कल्चर नहीं लेके आएँगे, जैसे एक साहब ने बात की थी, आपकी किसी साथी ने, मेरी बदकिस्मती के सामने नहीं है, नाम याद नहीं रहते, कि सेफ्टी कल्चर आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए, आपके घर में होना चाहिए। मैंने आपको घर की मिसाल दी थी ना, कि जब बच्चे पैदा होते हैं, तो पहला काम ये करोगे, भाई नीचे जितने सॉकेट्स हैं, इलेक्ट्रीशियन को बुला के उनको डेड करा दो। आपकी बेगम के मेकअप के लिए लाइट जो है ना, एक्सटेंशन लीड से भी आ सकती है। नीचे से लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उसको डेड करा दें, आपके बच्चे की जान इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम जब तक सेफ्टी कल्चर को, रोड सेफ्टी को जोक ट्रीट करते रहेंगे, मज़ाक समझते रहेंगे, हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे, हमारे साथ कुछ नहीं होना। पाकिस्तान की रोड सेफ्टी क्या है? पहली बात तो ये कि ज़िंदगी के लिए कोई इज़्ज़त ही नहीं है हमारी नज़र में। मतलब हम ये समझते हैं कि जी साल में अगर 20,000 आदमी या 40,000 आदमी ट्रैफिक में मर गए, क्या फ़र्क पड़ा भाई? 22 मिलियन की आबादी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे पास, 220 मिलियन की आबादी भी नहीं, सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है कि मुझे वो वीडियो ढूँढ रहा हूँ मैं, कि मुझे मिल नहीं रही मेरे पुराने आर्काइव में। एक वीडियो है एक ऑयल इंडस्ट्री के एक वर्कर की, वो यही कहता है कि उसकी उस पूरी स्टोरी, वो 40 मिनट की उसकी स्टोरी है। मसला ये है कि हम सड़क पे देख रहे होते हैं, हमारे सामने एक बंदे की गलती से एक जान जा रही होती है, उसके साथ बुरा हो रहा होता है, लेकिन हमने ये अज़्यूम किया हुआ है कि इट विल हैपन टू अदर पर्सन नॉट टू मी। मैं तो अल्लाह की पसंदीदा मखलूक में से एक हूँ, मेरे ऊपर बड़ा करम है, मेरे साथ ये नहीं होगा। नहीं, आपके साथ भी होगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। कभी आप गलती नहीं करेंगे, दूसरा गलती करेगा। जैसे अभी एक हमारे कोलीग बता रहे थे, साथी बता रहे थे कि वो अपनी जगह सही आ रहे हैं, एक पागल जो है बगैर हेडलाइट के आया, उनको 8 महीने के लिए बिस्तर पे डाल दिया, पूरी फैमिली को उसने सफ़र कराया। जो एक मेडिकल की कॉस्ट होती है, वो अलग होती है। जो एक ह्यूमन फैक्टर होता है कि अब जो बेड रिडन पेशेंट को ट्रीट करना हर एक की बात तो नहीं होती ना। 18-19 साल के लड़के को, उसको जो है टॉयलेट का इस्तेमाल भी करना है, सारी चीज़ें होनी है, कैसे होगा ये उसके साथ? ज़िंदगी कैसे होगी? उसको स्पंज बाथ कौन देगा? ये है आपके पास, ये फैसिलिटी नहीं है, ठीक है ना? ये जो सोच है ना कि जी मेरे साथ नहीं होगा, ये सब दूसरे के साथ होगी। अच्छा, एजुकेशन, बात ये है कि अगर एक कोच वाला कोई उल्टी-सीधी हरकत कर रहा है तो मैं बर्दाश्त कर लूँ। चलो भाई जाहिल आदमी है। एक सिस्टम ऐसा है कि जो लाइसेंसेस इश्यू कर देता है इनको, पैसे पकड़ के उनको लाइसेंस मिल जाते हैं, वो लेके सड़क पे आ जाता है। ट्रैफिक रूल्स का उसको नहीं पता है, उसको ये नहीं पता है कि राइट साइड पे कब चलना है, लेफ्ट साइड पे कब चलना है, कहाँ है, चलो आपने मान लिया। लेकिन जो पढ़ा-लिखा आदमी कर रहा होता है, और उसके बाद अगर आप सिग्नल पे कहीं रुक गए हैं, पीछे सिग्नल रेड है, पीछे से वो आपको हॉर्न दे रहा होता है कि सिग्नल तोड़ो। इसको आप क्या कहेंगे? पहले जब मैं यहाँ इस इलाके में मूव हुआ था 2012 में, तो मैं समझता था कि यहाँ सिग्नल की रिस्पेक्ट है। लेकिन 8 साल के अंदर अब मैं जो देख रहा हूँ, चाहे वो इत्तेहाद का सिग्नल हो, चाहे कोई सिग्नल हो, मैं तो यहाँ लोगों को जिस तरीके से तोड़ते हुए सिग्नल देख रहा होता हूँ, हैरान हुआ। और 70% एक्सीडेंट जो मुझे एक साहब बता रहे थे डिफेंस के अंदर, रक्षाओं के और मोटरसाइकिल वालों के हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस सिग्नल तोड़ने। कुछ लोग कहते हैं कि जी लोगों के ऊपर वर्क प्रेशर है। वर्क प्रेशर किसके ऊपर होता है? जो आपको फूड डिलीवर कर रहा है, उसके बेचारे का एक टारगेट होता है कि इतने टाइम में उसने पहुँचाना है ये, चलिए उसका एक मान लिया, लेकिन बाकी लोगों पे क्या वर्क प्रेशर है भाई? 2 मिनट से क्या 2 मिनट आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा हैं। लाइसेंसिंग अथॉरिटी का क्या हाल है, ये आप भी देख लीजिए। ये यहाँ पे वो मुल्क है कि जहाँ अंधे आदमी को भी लाइसेंस इश्यू हो जाता है, ठीक है ना? एज़ ए सर नेशन जो साढ़े है आठ ना, हजार रेट है सर लाइसेंस का। देखिए ना, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि अंधे आदमी को भी लाइसेंस इश्यू आता है।
मैं इसमें बिलीव करता हूँ, मेरा ये फर्म बिलीव है इसके अंदर कि इंसान के अंदर अच्छाइयाँ होती हैं, ठीक है ना? लेकिन क्या वजह है कि जो लोग जिनको कि हम कहते हैं जहन्नमी हैं, काफ़िर हैं, उनके मुल्कों में आप जाएँ तो आपको सफाई भी नज़र आती है, आपको कोई सड़क पे कचरा नज़र नहीं आएगा, आप पब्लिक टॉयलेट में चले जाएँ, आपको उल्टी नहीं होगी, ठीक है? आपसे पैसे लेगा वो, 25 पैसे लेगा, 50 पैसे लेगा, आपको उल्टी नहीं होगी। आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट देख लें उनकी किस तरीके से होगी। क्या वजह है कि हम जो है एज़ ए नेशन जो है इन चीज़ों को हमने एक्सेप्ट कर लिया है। हम ये कर रहे होते हैं, लॉ तोड़ रहे होते हैं। क्या हम एज़ ए नेशन लॉ ब्रेकर हैं? मैंने अभी ये मेरे एक दोस्त ने मुझे वाक़या बताया था, पता नहीं आपसे शेयर किया था, किसी और क्लास से शेयर किया था कि वो मोटरवे पे सफ़र कर रहे थे, मुझे बता रहे थे कि वहाँ पे ये जो मोटरवे पे सर्विसेज़ बने हुए हैं ना, इनके लिए सप्लाइज़ जाती हैं पेप्सी वग़ैरह की, तो सम और द अदर एक पेप्सी की ट्रक जो है टिल्ट हो गया। तो वो मुझे बता रहे थे कि मैंने अपनी आँखों से देखा कि जो गाड़ियाँ जिनकी वैल्यू 30-35 लाख से कम की गाड़ी नहीं है, उसमें से लोग उतर के पेप्सी की बोतलें लूट के 1.5 लीटर वाली अपनी डिक्कियाँ भर रहे थे। वो कह मुझसे ये कह रहे थे, कहने लगे भाई मुझे ये बताओ कि ये लोग जो 30-35 लाख की गाड़ी अफ़ोर्ड कर सकता है, अगर वो 10 क्रेट भी भर लेगा, पेप्सी कितने ₹75 की है क्या ना? 6 वाला कितने का क्रेट होगा? ₹500 का क्रेट होगा। ₹450 का। आपने ₹4500 के लिए जब लूट रहे हो, तो जो ऊपर बैठा हुआ है आपके जिसके पास ज़्यादा इख्तियार है, वो तो फिर 4.5 अरब की कहानी करेगा ना। ये 4.5 अरब डॉलर की बात करेगा। क्या हम ट्रैफिक रूल से वाकिफ़ हैं? आप में से जो भी लाइसेंस जिनके पास हैं, आप जाके देख लीजिए, कभी आपने ट्रैफिक का टेस्ट दिया हो? अगर आप टेस्ट दे के पास करना चाहें ना, शायद आप कभी पास ही ना कर सकें। आपको हमेशा वो आई टेस्ट में फ़ेल कर देगा, चाहे आपकी आँखें बिल्कुल 6 बाय 6 की हों। ये सिस्टम इस तरीके से बन गया है कि उन्होंने इसके अलावा और कुछ करना नहीं है। ये आपको इस तरीके से चलने नहीं देंगे, यही उन्होंने बनाया हुआ है, उसी पे हम चल रहे हैं। जी, फैसल, सर मुझे 2 दफ़ा फ़ेल किया है सर, मेरी आँखें सही हैं बिल्कुल। तो अभी इसीलिए किया तीसरी है ना दफ़ा आपको फिर कि आपने जाऊँगा। पैसे नहीं दिए होंगे ना भाई, जी सर, पैसे नहीं दिए थे मैंने। और किसी ने हाथ उठाया है? जी सर, मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि जस्ट जो है ना, यहाँ पाकिस्तान में रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। बाकी सर अल्हम्दुलिल्लाह यही आवाम है, ये जब कई अब्रॉड कंट्रीज में जॉब या स्टूडेंट वीज़े किसी जगह जाते हैं ना सर, तो सबसे बेहतरीन यही फॉलो करते हैं, क्योंकि इन पे पेनल्टी लगती है। हमारे यहाँ पेनल्टी का सिस्टम, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है सर। बाकी अकल में अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े तेज है, लेकिन यहाँ पे रूल रेगुलेशन नहीं है, डंडा नहीं है, तो इसलिए यहाँ रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं नहीं, हो नहीं, रहे। नहीं, नहीं, और असल में यही आपकी बात से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। देखिए, कानून तो सारे मौजूद हैं। कानून पे जब मैंने आपसे पहले लेक्चर में ये बात कही थी कि मैं आपको ईपीए का एक्ट नहीं पढ़ाऊँगा। इसलिए कि उसमें हर चीज़ बहुत अच्छी लिखी हुई है, उस पे अमल कराने वाला कोई नहीं है। ट्रैफ़िक के रूल्स आपके सारे डिफ़ाइन हैं। आपको पता है कि अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, आपके पास एक ट्रैफ़िक साइंस की बुक होनी चाहिए गाड़ी के अंदर। वो कभी भी आपको रोक के आपसे चेक कर सकता है कि कौन-सा सिंबल क्या इंडिकेट कर रहा होता है। बात ये है कि हमारे यहाँ कवानीन की कमी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन का अगर आप कहें ना कि कानून पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाला है, वो उस लेवल पे करप्शन पे पहुँच चुका है कि जहाँ पे एक करप्शन एक नॉर्म बन चुकी है और उसके अलावा कोई चारा नहीं होता है, मजबूर कर देते हैं आपको जो कुछ भी है। दैट वाज़ आई मैं मीन टू से सर कि चेक एंड बैलेंस नहीं है सर। हुँ, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये देखें इससे ख़त्म करने से पहले टाइम ख़त्म हो रहा है। ये अपने ज़ाती तजुर्बे से मैं बात करता हूँ जो आप पे गुज़रती है। 2017 में मेरे बेटे ने गाड़ी खरीदी, ठीक है जी, गाड़ी खरीद ली। आप यकीन करेंगे 2020 में वो गाड़ी उसने बेची है, 3 साल तक उसकी ऑफ़िशियल नंबर प्लेट नहीं आई, जबकि पैसे पूरे जमा कराए, सब कुछ दिया। क्यों? कि जिसने नंबर प्लेट बनाने का जिसको ठेका दिया था, वो एडवांस 25% लेके भाग गया, कोई पूछने वाला नहीं था। 2020 जनवरी में मैंने गाड़ी ली है, अपनी गाड़ी पुरानी बेच के नहीं ली है। आज जनवरी 21 आ गया, मुझे नंबर प्लेट ऑफ़िशियल नहीं मिली है। मैं शोरूम वालों के पास गया, उन्होंने मुझे एक एक्साइज़ से लेटर लाके दे दिया
कि जी ये इस गाड़ी का इस लेटर को इस गाड़ी की नंबर प्लेट के तौर पे ट्रीट किया जाए, क्योंकि अक्सर ये होता था सिटी कैंपस से आते वक्त एफटीसी के पास पुलिस वाले खड़े होते हैं और रोक के तंग करते हैं कि आपकी नंबर प्लेट गलत है। तो मैं उनको लेटर निकाल के दिखाता हूँ, देखो तुम्हारे एक्साइज डिपार्टमेंट ने का काम था, मैंने पैसे दिए हुए हैं, उन्होंने मुझे नंबर प्लेट इश्यू नहीं की है, ये लेटर देख लो कि जी ये लेटर जो है इट विल बी ट्रीटेड विद नंबर प्लेट। जब आपके ये मयार हों, ये चीज़ें हों ना, तो फिर अल्लाह से इंसान दुआ ही कर सकता है कि कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो मैं जनाब ख़त्म कर रहा हूँ, आज का सेशन क्लोज़ कर रहा हूँ। इस दुआ के साथ कि अगली प्रेज़ेंटेशन जो अगला जो आपका मिड टर्म होगा, उसमें आप बिल्कुल ना घबराएँ। पाँचों ट्रांसपेरेंसी जो आपको ट्रांसपेरेंसी कह रहा हूँ, जो आपको प्रेज़ेंटेशंस मिली हैं पावर पॉइंट की, उनको एक नज़र देख लीजिएगा आप। इंशाअल्लाह आपको पेपर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड आई होप you'll all do very well. ठीक है? इतना इंशाल्लाह ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इतना ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह इंशाअल्लाह फिर और मैं अवेलेबल रहूँगा पूरे पीरियड में जब आपका मिड टर्म हो रहा होगा। 6:30 to 10:30 आई विल बी अवेलेबल। आपको कोई मसला, ओके कोई सवाल हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ज़ाहिर है सवाल का जवाब तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपको मैं गाइड ज़रूर कर सकता हूँ। ओके? ओके ओके सर सर, थैंक ओके यू। सर खुदा ओके हाफ़िज़, शुक्रिया खुदा